लास्ट क्लास हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था और सीखा कि हम लोग कैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन करेंगे और ये पता करेंगे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन हमको अगर आता है तो फिर हम किसी भी चीज की या किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम ये दे सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इस टॉपिक में हमें यह पता करना होगा कि किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने कोई भी ग्राफ बनाया बिटवीन y और x के बीच में, तो ये ग्राफ अगर मान लेते हैं इस तरीके का है, तो यहां पर इस ग्राफ को देख के आप ये कह सकते हो कि यहां पर y मैक्सिमम हुआ है, यहां पर भी y मैक्सिमम हुआ है। आप कहोगे कि दो बार कैसे मैक्सिमम हो गया? तो मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि उस y की वैल्यू अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अगल बगल के पॉइंट्स हैं, उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा y यही है, तो यहां पर y मैक्सिमम हुआ है। और इस ग्राफ पे हम कह सकते हैं कि यहां पर भी एक बार y मैक्सिमम हुआ है, ये भी y की मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां पर जो y है वो मिनिमम हुआ है क्योंकि यहां पर y सबसे कम वैल्यू रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर y की वैल्यू एक बार मैक्सिमम हुई है, ये मैक्सिमा है y का, यहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम हुई है और यहां पे y की वैल्यू मिनिमम हुई है। तो हमें यह पता करना पड़ता है कि ये y मैक्सिमम कहां पर हुआ। तो हो सकता है कि ये y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हुई, फिर ये y की दूसरी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हुई, और ये y की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहां पे हुई। ठीक है, जब हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इस जगह पर जहां पर y मैक्सिमम हुआ है वहां पर कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, उसको x1 कह सकते हैं। जहां पर ये y दोबारा मैक्सिमम हुआ है यहां पर भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 का, और जहां y मिनिमम हुआ है वहां पे कोऑर्डिनेट होगा x3 का। तो एक बात तो ये क्लियर है कि अगर मैक्सिमा है और मैक्सिमम है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक बार मिनिमा आता ही आता है, और अगर दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास दो मैक्सिमा लगातार आ गए। हमेशा दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमम आएगा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। हम लोगों ने जैसे स्लोप के बारे में पहले भी पढ़ा था कि हम स्लोप कैसे निकालते थे। तो अगर हम स्लोप की बात याद करें तो हम लोग ये कहते थे कि अगर हमें किसी भी कर्व का स्लोप निकालना होता था, ठीक है, कोई अगर कर्व दिया हुआ है y और x के बीच में, अगर हमको कोई कर्व दिया हुआ है और हमें इस कर्व का स्लोप निकालना होता था, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पर एक टेंजेंट बना देते थे और कहते थे कि अगर ये एंगल थीटा का है तो इस पॉइंट का जो स्लोप है वो स्लोप कितना है, tan थीटा के बराबर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जहां पर हमने टेंजेंट बनाया है इसको अगर हम जूम इन करके देखते हैं तो आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूं और ये जो लेंथ है हाइट की इसको मैं dy कह दूं, ये जो लेंथ है इसको dx कह दूं, और ये जो टेंजेंट हमने बनाया था उसी टेंजेंट को अगर मैं फिर से बनाऊं, ठीक है, इसको मैग्नीफाई व्यू करके अगर हम बनाते हैं तो हमने कैसे डिफाइन किया था इसका स्लोप यहाँ का। तो स्लोप डिफाइन किया था कि अगर ये एंगल थीटा होता था तो हम कहते थे स्लोप इसका tan थीटा के बराबर। पर अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी आप थीटा कह सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल अगर बन रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो टेंजेंट बनाई है इस टेंजेंट के इस पॉइंट को अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमको यहां पर एक बहुत ही छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसमें इसकी हाइट dy है और ये लेंथ dx की है, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल वही थीटा होगा जो थीटा यहां पर है। और अगर ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप जो हमने निकाला था इस स्लोप को हम लोग tan थीटा तो लिखते ही थे, लेकिन इस स्लोप को हम dy by dx भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है, आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ y और x के बीच में होता है तो किसी भी पॉइंट का अगर स्लोप निकालना है तो टेंजेंट बना के tan थीटा से तो स्लोप आता ही है, लेकिन अगर आप dy by x भी निकाल लोगे तब भी आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, वापस अगर हम यहां पर आते हैं और अगर हम इस बात को यहां पर रिलेट करते हैं
तो अगर मैं पूछूं कि यहां का स्लोप कितना है, तो याद करो हम लोग स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और यहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, और हॉरिजॉन्टल अगर कोई लाइन आती है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। इसका मतलब स्लोप 0 है, तो यहां पर dy बाई dx की वैल्यू 0 है। उसी तरीके से अगर आप यहां पर भी एक टेंजेंट बनाएंगे तो यहां पर भी स्लोप 0 आएगा और dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो अगेन यहां पे स्लोप 0 आएगा और dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि dy बाई dx की वैल्यू 0 कहां कहां पर है, जहां जहां पर हमको मैक्सिमा की पॉइंट्स मिल रहे हैं या मिनिमा के पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हमें क्या आगे करना है मैक्स और मिनिमा के चैप्टर में, आपको ये समझना है कि y जहां पर भी मैक्सिमम हुआ होगा या जहां पर भी मिनिमम हुआ होगा वो कुछ ऐसी जगहों पर हुआ होगा जहां पे dy बाई dx की वैल्यू 0 है। तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, तो आप dy बाई dx निकाल के 0 कर दोगे, और dy बाई dx को निकाल के 0 करने के बाद हम वो पॉइंट पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट है और क्या क्या y की मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो अब मैक्सिमम मिनिमम में कुछ स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान देने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हम पता लगाएंगे dy बाई dx की वैल्यू को और उसको 0 कर देंगे। फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट टू 0 टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इस स्टेप का मतलब क्या हुआ, मैं साथ ही साथ स्टेप भी करता जाता हूं जिससे कि आप इस चीज को रिलेट कर पाओ। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो y अगर इतना है तो हमसे ये कहा गया कि हमें उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चाहे वो मैक्सिमम निकालने को कहे या मिनिमम निकालने को कहे, आपको पहला स्टेप यही है कि अगर y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने को कहेगा तो हम dy बाई dx को पहले फाइंड आउट करेंगे, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमको पता है कि dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा या 4, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 है, और dy बाई dx को निकाल के इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमको x कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, तो पहला स्टेप यही कहता है कि फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट टू 0 टू फाइंड वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x। हो सकता है एक वैल्यू आए या एक से ज्यादा वैल्यूज आए, तो हमारे पास एक वैल्यू x की आ गई कि x इज इक्वल टू 1 में dy बाई dx 0 है। अब जो भी x की वैल्यू आई है, the value of x represents that at these value of x, y is either maximum और minimum। मतलब हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो भी x की एक वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यूज आई हैं, उन x की वैल्यूज में y या तो मैक्सिमम हुआ होगा या y मिनिमम हुआ होगा। अब y मैक्सिमम है या मिनिमम है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधे सीधे x को 1 पुट करके पता लगा लेंगे, और फिजिक्स में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखा रहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम, वो बताएगा कि फाइंड द मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम ही होगा तभी मैक्सिमम पूछेगा, या मिनिमम ही होगा तभी मिनिमम पूछेगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में कि वो वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं है। मतलब अगर फिजिक्स में क्वेश्चन होता तो सीधे सीधे कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आप dy बाई dx करते, x की वैल्यू 1 आ जाती, इस x को यहां रख देते, y की मिनिमम वैल्यू आ जाती। लेकिन अगर मान लो इन केस हम समझना चाहेंगे कि कैसे पता करें कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, मतलब हम ये समझ गए कि जो भी x की वैल्यूज आई है उसमें y या तो मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप कहता है कि फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव होता है जब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है। फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव एंड इफ, अब ये सेकेंड डेरिवेटिव जो आया है अगर ये 0 से कम है या 0 से बड़ा है तो हमें दो चीजें चेक करनी है। 0 के बराबर होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसमें हम लोग नहीं जाते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि d2y अपॉन dx2 जो निकाला है वो 0 से कम है या 0 से बड़ा है। कब? फॉर द वैल्यूज ऑफ x which was found earlier। तो जो हमने पहले x की वैल्यूज निकाली थी उन x की वैल्यूज के लिए आपको चेक करना है कि d2y अपॉन dx2 0 से कम है या 0 से ज्यादा है। अगर ये 0 से कम होगा तो ये मैक्सिमा वाले पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये मिनिमा वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप इस एग्जाम्पल में ही आइए और समझिए कि हमें ये पता चल गया कि x इक्वल टू 1, तो हम ये कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 y is maximum, either maximum और मिनिमम। ठीक है, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी x की उसमें हम ये समझ गए कि उस x की वैल्यू के लिए जो मैंने यहां लिखा है y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है वो चेक करने के लिए अगर हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आई थी, ये तो 0 के बराबर किया, जब तक नहीं किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 4x माइनस 4। अब जब हम इसको एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका नहीं बदलेगा। अगर मैं कहूं इसको डिफरेंशिएट करो तो 4 तो वैसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या ये d2y अपॉन dx2 की वैल्यू जो 4 है वो 0 से बड़ी है? और अगर ये 4 0 से बड़ा है इसका मतलब कि y इज मिनिमम। जब 0 से बड़ा है मतलब मिनिमा है, तो y इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये जो x की वैल्यू आपने निकाली थी, इस x की वैल्यू के लिए y मिनिमम होगा क्योंकि d2y अपॉन dx2 0 से बड़ा है। और वो y मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम निकालने के लिए हम ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसको ले जाकर ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमने ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6। इसका मतलब ये हो जाएगा -2, तो ये 4। इसका मतलब y कभी भी 4 से कम नहीं आएगा। आप चाहे x को कितना भी रख दे, 0 रख दे, -1 रख दे, -1000 रख दे, +1000 रख दे, y की वैल्यू कभी भी 4 से कम नहीं होगी और ये y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो निकल जाएगी जो कि 4 के बराबर है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि y हमको जो भी दिया होगा उसको हम dy बाई dx निकाल के 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अभी हमको नहीं पता क्या होगा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब दोनों में से क्या है ये पता लगाने के लिए आपने ये जो dy बाई dx निकाल के जो 4x माइनस 4 आया था इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे। और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखते ऐसे हैं और इसका नाम, इसको बोलते हैं d2y अपॉन dx2। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं कहते हैं, वो गलत है, इसको हम कहते हैं d2y अपॉन dx2। और अगर ये वैल्यू जो आई है अगर ये 0 से बड़ी है, इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो जब x 1 है तो उस x की 1 की वैल्यू के लिए y जो है वो मिनिमम है। तो जब x 1 है तो y मिनिमम है, और वो कितना मिनिमम है यही x इक्वल टू 1 हम ले जाके यहां रख देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू हमको यहां से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए हमको कुछ इस तरीके से y की वैल्यू दी है x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 6, और पूछता है कि फाइंड द
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या क्या है ये हमें निकालनी। तो हम कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको जो भी y दिया हुआ है x³ / 3 माइनस 3x² / 2 प्लस 2x प्लस 6, हम पहले तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x³ / 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² होता, तो सिर्फ x² बचता है यहाँ पे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते तो 2x होता और ये 2 कैंसिल हो जाता तो माइनस 3x हो जाता। इसको डिफरेंशिएट करते तो 2 आता। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हमारा पहला स्टेप ये कहता है कि dy/dx की वैल्यू जो आई है इसको 0 के बराबर कर दें। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे x² - 3x + 2 = 0, तो अगर हम इसके फ्रैक्शन लें, फैक्टराइज करें एक्चुअली, तो x - 1 x - 2 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब x = 1 या x = 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल कर आई हैं, एक आई है 1 और एक आई है 2, और हमें ये चेक करना है कि y की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी हमने x की वैल्यूज निकाली हैं, इन x की वैल्यूज के लिए y या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। और क्या दोनों मिनिमम हो जाए ये पॉसिबल है? नहीं है। ना दोनों मैक्सिमम हो जाए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको पता है कि दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता ही आता है। इसका मतलब इनमें से किसी एक x में y मैक्स
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मान लीजिए आपसे कहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स is 10, find the maximum value of their product। ठीक है, इसका मतलब कोई भी दो नंबर है जिनका सम 10 के बराबर है, हो सकता है एक 1 हो दूसरा 9 हो, या हो सकता है एक 2 हो दूसरा 8 हो, तो कोई भी हो सकते हैं जिनका सम 10 के बराबर है। तो हमसे पूछता है कि अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन निकालें और वो मैक्सिमम आए तो फिर वो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 में मैंने एक को 1 ले लिया, दूसरे को 9 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे ने एक को 2 लिया, दूसरे को 8 लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो भाई 9 से ज्यादा 16 है। तो उसी तरीके से हम कौन से दो नंबर ले जिनका सम 10 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट अस assume that one number is x and other is 10 minus x। ऐसा मान सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 10 होना है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा 10 माइनस एक्स होगा। अब हम उसका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो हमें किन दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। जो हमने दो नंबर है जिनका सम 10 था, तो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है 10 माइनस एक्स। क्या ये इनका प्रोडक्ट है? और इस प्रोडक्ट को अगर मैं y मान लेता हूं तो मुझे इसी y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बस इस y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2x और डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं तो x क्या आ जाएगा 5। अब तुम्हें डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा है मैक्सिमम, उसने बता दिया कि मैक्सिमम नहीं आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 5 y इज मैक्सिमम। और y है क्या? y बेसिकली दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो हमें यही प्रोडक्ट मैक्सिमम करना था। तो एट x इज इक्वल टू 5 y इज मैक्सिमम। तो अगर हम x को 5 पुट कर दें तो 5 इंटू 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 25। ये वो मैक्सिमम प्रोडक्ट है जो हो सकता है। और कौन कौन से वो दो नंबर रहे होंगे? अगर हमने एक नंबर को x माना था, दूसरे को 10 माइनस एक्स माना था, तो x अगर 5 आया था तो एक 5 था तो दूसरा भी 5 था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर दो नंबर का सम 10 है तो हम ये कह सकते हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों 5 और 5 होंगे। अगर दो नंबर का सम 20 है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों 10 और 10 होंगे। मतलब दोनों बराबर जब होते हैं तभी जाके उनका प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो फिजिक्स के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीजें ला सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is given by s is equal to minus 4t square plus 16t plus बस इतना है plus 16t at any time t, then find the maximum डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है किसी भी समय पर कितना है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है माइनस 4t स्क्वायर प्लस 16t, और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करना है तो क्या हमें ds बाई dt निकालना पड़ेगा। जैसे y को मैक्सिमम करना था और y x पे डिपेंड करता तो dy बाई dx निकालते थे, उसी तरीके से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करना है टाइम के टर्म में डिपेंड करता है तो ds बाई dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18t प्लस 16, और इसको किसके बराबर कर देंगे 0। इसका मतलब t कितना हो जाएगा 2। तो ये कह सकते हैं एट t एट दिस वैल्यू
या t इज इक्वल टू 2 जब आया है। अच्छा, आपको क्या चेक करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कह दिया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। और अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो कितना है? तो ये जो 2 निकाला गया है इसको ले जाकर हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, और ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पर s की वैल्यू हो जाएगी -4 टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस 16 टाइम्स ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 32 मतलब 16 मीटर। ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। कभी भी ये 16 मीटर से आगे नहीं बढ़ेगा, आप जितना भी टाइम ले ले, ये कभी भी 16 से आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 16 मीटर उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। जैसा हम लोगों ने आज मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में सीखा, ठीक है, तो ये फिजिक्स में कई चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है, और आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि कहीं पर भी मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो जो स्टेप्स हमने सीखे हैं वो स्टेप्स अगर आपको पता होंगे तो आप कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फिजिक्स में इसका यूज होगा कई चैप्टर्स में, तो बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। पहले हमने डिफरेंशिएशन सीखा, डिफरेंशिएशन अगर पता होगा तभी आप डिफरेंशिएट करके ही मैक्सिमम मिनिमम सीख सकते हो। अब हम लोग जो अगली क्लास में सीखेंगे वो होगा इंटीग्रेशन का पार्ट, और इंटीग्रेशन का पार्ट भी बेसिक मैथमेटिक्स में ही आता है। और इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना होता है। हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका मतलब तोड़ना होता है, हम ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना होता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।